इस कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ एक ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपनी गुजर बसर करने के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियाँ भी बन रही होती हैं। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबियाँ खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी ज़रूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियाँ खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। अब कोयले के बदले इन्हें थोड़ा सा दूध दिया जाता है और अब ये दोनों भाई अपने वापस घर पहुंच जाते हैं, जहां पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि वो दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। उसी रात को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा। सरू का भाई कहता है कि तुम मेरे साथ काम पर नहीं चल सकते क्योंकि वहाँ पर बोरियाँ उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। सरू अपने सिर के ऊपर एक चेयर उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ वो एक साइकिल उठाने की कोशिश भी करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू के जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों के दोनों एक ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की ही गोद में सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश भी करता है। दरअसल वो बहुत छोटा है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। वो कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू से एक बेंच पर लेटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम कर कर वापस आऊँगा, तुम यहीं पर रहना, कहीं जाना मत। जाने से पहले सरू अपने भाई को कहता है कि जब तुम लौटोगे तो जलेबी लेकर आना। वो कहता है कि ठीक है। सरू कहता है कि 2000 जलेबियाँ। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है, स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे स्टेशन पर बस एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू। सरू एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर घबरा जाता है। वो ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वो अपने भाई को आवाज़ भी देता है। साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाज़ों को भी खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक्ड होते हैं। इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने पर भी वो ट्रेन से नहीं उतर पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है और वो भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस गया है। कुछ दिन का सफ़र करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वो स्टेशन पर उतरता है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, और यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात समझ में नहीं आती। वो यहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वो रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में फिर पूरी तरह से अकेला है और साथ ही उसे भूख भी लगी होती है। तभी उसे देवी माता की एक मूर्ति दिखती है और वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है वो उस प्रसाद को खाता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहता है कि गणेश तल्ली है। ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा गाँव होता है कि जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है और साथ ही साथ नहलाती है। वो कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और वो नूर को कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए वो मौका देखकर इस घर को छोड़कर भाग जाता है। सरू अपने कुछ दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है और अब वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता। सरू को इसी तरह से यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब यहाँ पर बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफ़े के बाहर बैठा होता है। कैफ़े के अंदर एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को खाने के लिए कुछ देता है। इसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बताता है कि इस लड़के को बंगला बोली नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। और मैंने पूछा इससे कि ये कहाँ से है, तो इसने मुझे बताया कि ये गणेश तल्य से है। इस जगह के बारे में ना ही लड़के को ना ही पुलिस वाले को कुछ पता होता है
क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गाँव है। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है। सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम नहीं पता होता। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर सरू के गांव का, उसके घर का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसीलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। सरू 3 महीने वहां पर गुजारता है, जिसके बाद सरू से एक लेडी मिलने के लिए आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बताती है कि पिछले हम 3 महीनों से तुम्हारे अम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में इश्तेहार भी दिया, जिस न्यूज़पेपर को हर रोज़ 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपने अम्मी के पास, गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उसके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, बस तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद सरू को मिस्टर सूद अपने घर ले आती है। वहाँ पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेस सूद इंग्लिश के वर्ड टेबल मैनर से सबको सिखाती है और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। सरू को ये अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। साथ ही साथ वो बहुत गुमसुम भी होता है, क्योंकि ये देश, हवा, मिट्टी, साथ ही साथ ये सब कुछ सरू के लिए बहुत नया होता है। सरू की मॉम, जिसका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू को इंग्लिश में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन मुझे तुम सब कुछ बताओगे। सरू इनकी भाषा, इनका रहस्य धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। वो इसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देती। 1 साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल और समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात को मिस्टर सू रो रही होती है। सरू उनके पास जाता है और उनके आंसू पोंछता है और उनके गले से लग जाता है, यानी कि उसने उन्हें पूरी तरह से अपनी मॉम मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ, जो सरू के मॉम डैड है, उनको सरू पर गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसको मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ ने अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वो अपना एक होटल खोलना चाहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कलकत्ता से हैं। इसके बाद यहाँ जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब के सब एक हाउस पार्टी रखते हैं। वहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड भी होता है। और सरू वहाँ पर जब जलेबियों को देखता है तो उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है, जब उसने अपने भाई गुड्डू को जलेबी खाने को कहा था और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने उसे कहा था कि वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबी खरीद लेंगे। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कलकत्ता से नहीं है, वो और किसी जगह से है। बचपन में वो खो गया था। वो एक ट्रेन में बैठ गया था और जब वो ट्रेन रुकी तो वो कलकत्ता पहुंच गया। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक रहा। सरू कहता है कि 2-3 दिन तक। वो लड़का उससे उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है कि गणेश तल्ले। अब सरू को ये भी नहीं पता कि वो अपने गांव का नाम अच्छे से बता पा रहा है क्या नहीं, क्योंकि अब उसे हिंदी बोलनी नहीं आती। वो अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उससे बोलता है कि कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से, जहाँ पर बचपन में तुम पहुँचे, हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को करें तो और वापस जाए, हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है कि गूगल अर्थ के द्वारा तुम किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, पर सरू इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है। इसके बाद वे लोग पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स की, अपने घर की बहुत याद आ रही होती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी मॉम, भाई, बहन कितना परेशान हुए होंगे। इसलिए वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए, साथ ही साथ जो अपने घर की दूरी उसकी कैलकुलेशन करता है, हर तरह से अपने गांव गणेश तल्ले को ढूंढने की कोशिश करता है और उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से नाकाम होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी का और सरू का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए बहुत परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे घर चला जाना चाहिए। सरू अपने परिवार की यादों में इतना खोया होता है कि वो धीरे धीरे लूसी से अलग हो जाता है। वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो।
लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। कई दिनों बाद सरू जब लूसी को एक्सीलेटर पर देखता है तो वो उससे बात करता है। वो लूसी से कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के फिर से बहुत क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। सरू अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सरू को आज तक ये लगता था कि उसकी मॉम ने इसे लिए अडॉप्ट किया क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती, पर वो सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे जॉन डैड ने ये डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्हें माँ बाप की, परिवार की बहुत ज़रूरत है। वो सरू को बचपन का अपने एक एक्सपीरियंस भी बताती है। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते थे, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे, मैं हमेशा डरी डरी रहती थी। और एक दिन जब मैं घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। तभी एक खेत के मुझे दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी, और अगले ही पल वो बच्चा मेरे साइड में खड़ा था। और उसी पल मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सरू को यहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए और साथ ही वो अपनी बायोलॉजिकल मॉम को ढूंढना चाहता है, अपने भाई को ढूंढना चाहता है। इसीलिए एक बार फिर वो गूगल अर्थ पर अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है। और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है और उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे आसपास की एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गांव, जिसका नाम गणेश तलई है, वो मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो ये बात अपनी मॉम और लूसी को बताता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम और डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अब भारत आ जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। वो धीरे धीरे बचपन की यादों से बढ़ता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर बचपन में वो अपने भाई और बहन और मॉम के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में अब कोई भी नहीं रहता। वो आसपास में पूछने की भी कोशिश करता है पर उसकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आती और ना ही वो अब हिंदी समझ सकता है। और वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उसे अपना और अपने भाई का और अपनी बहन का नाम बताता है। वो उससे पूछता है कि जो परिवार इस घर में रहता था वो अब कहाँ चला गया, और वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। और कुछ ही पलों के बाद वो लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। सरू जब उसकी तरफ जाता है तो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है और ये औरत कोई और नहीं वो होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। ये उसकी बायोलॉजिकल मॉम होती है। वो उनके गले लगकर बहुत रोता है। सरू की मॉम इस गांव को छोड़कर इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर ज़रूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है और वो अपनी बहन को और अपनी मॉम को गले से लगा लेता है। और सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था और सरू को नींद आ रही थी, इसीलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया था। और जब उसका भाई जा रहा था तो सरू ने अपने भाई से कहा था कि सुबह जलेबी लेकर आना। उसी रात उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि एक माँ ने अपने दोनों बेटों को एक ही रात में खो दिया था, पर उसकी उम्मीद और ईश्वर पर उसकी आस्था थी जो इतने सालों तक अपने बेटे का इंतजार करती रही। और आज 25 सालों के बाद उसका बेटा वापस लौट आया। सरू इसके बाद अपने मॉम और डैड के पास ऑस्ट्रेलिया में कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया, पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे, आप मेरे मॉम डैड हो। और फिर सरू उन सभी जगह पर जाता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगह पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो इन्हीं रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लॉयन। अंत में हमें कुछ रियल फोटो दिखाई जाती है जिसमें सरू के वो माँ बाप जिसने सरू को अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं। इंडिया में जो सरू की असली बायोलॉजिकल मॉम होती है वो उसे गले से लगा लेती है। तो ये थी सच्ची कहानी सरू की। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि भारत से लगभग हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उसमें से 1% भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जिनकी किस्मत सरू की तरह हो। इसलिए इस पूरी कहानी के जो हीरो है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू है, जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे पर उन्होंने फैसला किया वो बच्चे पैदा ना करके बल्कि 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिनके पास कोई घर नहीं है, जिससे कि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। अगर इस दुनिया में हर इंसान की सोच एक जैसी हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म लॉयन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।